हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। ठीक है ना। बीसीए कोटा गुरु में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। हम जो बच्चे 10th पास आउट करके 11th क्लास में आए हैं और जिन बच्चों ने क्या बोलते साइंस सब्जेक्ट लिया है, पीसीएम पीसीबी लिया है, तो उन पीसीएम और पीसीबी वाले बच्चों को पता है कि उन दोनों सब्जेक्ट के बीच में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, फिजिक्स। ठीक है ना। और फिजिक्स में अगर हम बात करें तो फिजिक्स को जब अपन पढ़ेंगे, फिजिक्स को जब अपन सीखेंगे तो 11th क्लास में आने वाले हर बच्चे के लिए जो फिजिक्स होता है वो बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। और फिजिक्स के अंदर थोड़ा बहुत आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि जैसे विद्युत धारा क्या होती है, ठीक है ना, और वेग क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, बल क्या होता है। ठीक है ना। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो प्रकाश से संबंधित चीजें पढ़ी होगी, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ये सब कुछ सारी चीजें आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हो। तो ये जो वीडियो, ये जो लेक्चर रहे, ये जो लेक्चर रहे, जो आप लोग टॉपिक देख रहे हो अवकलन, तो इस वाले अवकलन को अपन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि तुम लोगों सभी बच्चों को पता होगा कि स्टार्ट करो। हाँ, तो तुम सभी बच्चों को पता होगा कि हमने जो 10th क्लास में कुछ चीजें ऐसी पढ़ के आए, जैसे अगर अपन बात करें बच्चों कि वेग किसको बोलते हैं। ठीक है ना। वेलोसिटी क्या होती है, या फिर तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि त्वरण क्या होता है। तो इन सब कुछ, ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन है, इनके आप लोगों ने डेफिनेशन अपने 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 हिसाब से दी होगी। यानी कि अगर अपन बात करें तो वेग किसको बोलते हैं, मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर को अपन वेग बोलते हैं। त्वरण क्या होता है, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को अपन त्वरण बोलते हैं। ठीक है ना। ये कुछ चीजें आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हो। हमें क्या करना है बच्चों कि यहां पे जब अपन 11th क्लास में आए हैं तो 11th क्लास में हर बच्चे के लिए, यानी कि जिस बच्चे ने 10th क्लास में 55% बना के साइंस ली है, या उस बच्चे ने जिसने 10th क्लास में 95% बना के साइंस में लिए है, तो उन सभी बच्चों के लिए जो 11th क्लास है ये बिल्कुल नई स्टार्टिंग होती है। हर बच्चे के लिए सब कुछ चीजें नई होती है। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि 11th क्लास में आने के बाद में कोई भी बच्चा ना तो इंटेलिजेंट होता है, ना ही कोई बच्चा कमजोर होता है। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि हर बच्चे के लिए सब कुछ चीजें, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स के अंदर सब कुछ चीजें जो भी है वो बिल्कुल नई की नई है। यानी कि सारी की सारी चीजें नई आने वाली हैं। और मैं सब्जेक्ट के फिजिक्स के बारे में बात करूं तो फिजिक्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं बच्चों कि जैसे अपन फिजिक्स को पढ़ेंगे ना, तो फिजिक्स के अंदर है ना बहुत सारी डेरिवेशंस आएगी, बहुत सारे हमारे पास में न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत सारी चीजें होगी। तो उन बहुत सारी चीजों को समझने के लिए, यानी एक प्रकार से मैं बोलूं कि फिजिक्स को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों कि मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ मतलब टॉपिक्स हैं, उन वाले टॉपिक्स को हमें पढ़ना जरूरी है। यानी कि उनका टॉपिक का पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि हम जब फिजिक्स को पढ़ेंगे तो फिजिक्स के अंदर जो डेरिवेशन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, उन वाले डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स को अपन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। हम क्या करेंगे कि जैसे कोई भी फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट होने वाला होगा, यानी कि चैप्टर को जब अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर है ना कहीं पर भी कोई भी डेरिवेशन आ जाती है, उस वाली डेरिवेशन के अंदर है ना परिवर्तन की दर पूछ लेता है, अवकलन पूछ लेता है, समाकलन पूछ लेता है, कहीं भी साइन को कोस में कन्वर्ट करना पूछ लेता है, कोस को टेन में कन्वर्ट करना पूछ लेता है। ये बहुत सारी चीजें गपला चलता रहता है। तो इन वाले गपलों को समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं बच्चों कि जो हमारे पास में फंडामेंटल मैथमेटिक्स है, उस फंडामेंटल मैथमेटिक्स को अपन समझ लेते हैं। अब देखो एक बात बताओ मैं आप लोगों को, फंडामेंटल मैथमेटिक्स के अंदर अपन अगर जनरली बात करें तो ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 3 या 4 टॉपिक तो अपने को लेके चलना ही है। जैसे अगर मैं बात करूं बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना, उसके बाद में अगर अपन बात करें अवकलन, उसके बारे में बात करें अपन समाकलन, उसके बाद में अपन बात करते हैं त्रिकोणमिति जो सबकी प्यारी होती है। ठीक है ना।
तो इन सब कुछ टॉपिक्स को कम से कम 4 टॉपिक तो हर बच्चे को समझना है और सीखना है, अगर आप लोगों को फिजिक्स पढ़नी है, समझनी है। ठीक है ना। देखो हमने बायोलॉजी लिया है, हमने मैथमेटिक्स लिया है, तो बायोलॉजी लेने के पीछे का हमारा एक सपना होता है बहुत प्यारा सा कि हमें डॉक्टर बनना है। मैथमेटिक्स लेने के पीछे का एक हमारे पास में बहुत बड़ा एम होता है कि हमें इंजीनियर बनना है। तो ये अगर अपने को डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, इसके लिए हमें यह भी जरूरी करना है, यह भी कंपलसरी है कि हमें फिजिक्स को अच्छे तरीके से करना है। और फिजिक्स बहुत अच्छी तभी होती है, यानी कि जब मैथमेटिक्स के कुछ पार्ट्स हैं या कुछ टॉपिक्स हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना जरूरी है। ठीक है ना बच्चों। तो आज का जो लेक्चर हमारा स्टार्ट होने वाला है वह है हमारे पास में अवकलन। ठीक है ना। तो इससे पहले मैं 2 या 3 वीडियो के अंदर एक बाइनोमियल थ्योरम यानी कि बीटी जो है उसके वीडियो डाल चुका हूं। आप लोग है ना इस वीडियो मतलब इस यूट्यूब चैनल पे जाओ, बीसीआई कोटा गुरु के पे, और वहां जाके वह बीटी यानी कि बाइनोमियल थ्योरम को सर्च करो। उसके 2 या 3 वीडियो मिलेंगे, उसको आप लोग अच्छे से समझो और वह आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी। यानी कि बाइनोमियल थ्योरम किस तरीके से अपन ओपन करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम के आधार पे अपन किस तरीके से फॉर्मूले बनाते हैं, ये सब कुछ चीजें आप लोगों को धीरे धीरे वहां पे समझ में आएगी। ठीक है ना। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, ये वाला लेक्चर स्टार्ट होने वाला है बच्चों। ठीक है ना, अवकलन का। तो चलिए हम अवकलन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में अवकलन होता क्या है। ठीक है ना। तो बच्चों हम एक छोटी सी बात समझते हैं। पहले आप लोगों ने यह शब्द तो सुना ही होगा, परिवर्तन की दर। ठीक है ना। ये वाला जो हमारे पास में एक शब्द है परिवर्तन की दर, ये वाली चीज आप लोगों ने सुनी होगी 10th क्लास में। परिवर्तन की दर यानी कि रेट ऑफ चेंज, ये चीज आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर सुनी होगी। ठीक है ना, कि परिवर्तन की दर क्या होती है। चलो बच्चों हम बात कर लेते हैं। देखो हमारे पास में क्या होता है बच्चों, कि जैसे मान लो बाय द वे किसी रोड पर, सीधे रोड पर कोई गाड़ी चल रही है, तो वह गाड़ी क्या करती है बच्चों, कि समय के हिसाब से जो अपनी स्थिति है उस वाली स्थिति को बदल लेती। मान लो कि कोई बस है जो कोटा से चलना स्टार्ट हो रही है दिन के 12 बजे, और वही बस धीरे 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 चलते चलते यानी कि 1 बजे या 2 बजे जाके बूंदी पहुंच जाती है। ठीक है ना। तो देखो उस वाली बस स्टार्ट हुई थी 12 बजे। कहां से स्टार्ट हुई थी बच्चों, कोटा से। यानी कि उस बस का जो प्रारंभिक स्थान था वो क्या था, कोटा। वह बस 2 बजे कहां पे पहुंच गई, बूंदी। इसका मतलब उसने 2 घंटे में कितनी दूरी कंप्लीट कर ली होगी, कोटा से और बूंदी के बीच की दूरी कंप्लीट कर ली होगी। इतनी बात समझ में। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो बस चली है, क्या उस वाली बस ने समय के सापेक्ष यानी कि समय में बदलाव आया, 12 से 2 हो गया, यानी कि समय के सापेक्ष उस वाली बस ने अपनी जो स्थिति है उसको बदल लिया। यानी कि बस कोटा से कहां पे चली गई बच्चों, बूंदी चली गई। ठीक है ना। यानी कि ध्यान से समझना बात को, क्या हमारे पास में ये एक रोड है बच्चों, सीधा रोड है, और यहां पे मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई भी एक वस्तु है या गाड़ी है या हमारे पास में मोटरसाइकिल है या साइकिल है। हम क्या करते हैं बच्चों कि इसकी प्रारंभिक स्थिति को ए मान लेते हैं, यानी कि ये ए वाली स्थिति पे स्थित है। अब ये यहां से क्या करेगी बच्चों कि इस वाली जगह से धीरे 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 यहां से चलते चलते और इस वाली पोजीशन पे पहुंच गई, यानी कि यहां पर आ चुकी। यानी कि ए से बी तक इसकी स्थिति में क्या हो गया बच्चों, बदलाव हो गया। तो ये एक बात बताओ बच्चों कि जब ये यहां से यहां तक आएगी, यानी कि ए से जब ये बी पे आएगी, तो क्या ये कुछ समय नहीं लेगी? आप लोगों का जवाब होगा सर बिल्कुल ये समय लेगी। अब मान लो कि जब यहां से लेके यहां तक आ रही है, तो इसने जो ये वाली जो दूरी है, कुछ ना कुछ तो दूरी कंप्लीट करेगा बच्चों। इसने दूरी कंप्लीट करी कितनी बच्चों, एक्स दूरी कंप्लीट कर ली। ठीक है ना। अब अगर इसने एक्स दूरी कंप्लीट की है तो ये से लेके बी तक आने में इसको कुछ ना कुछ तो समय जरूर लगेगा बच्चों। और समय कितना लगा बच्चों, इसको टी समय लगा।
कितना समय मान लेते हैं अपन, टी समय मान लेते। अब मैं तुम लोगों से एक बात पूछूं कि क्या तुम लोग इस वाली वस्तु, इस वाली बस, इस वाली कार का अगर आप लोग चाल निकालो तो क्या निकाल सकते हैं? तो देखो, अगर आप लोगों ने पढ़ा है कि चाल का जो सूत्र होता है वह क्या होता है बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है ना, चाल का सूत्र क्या होता है बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब देखो एक बात बताओ बच्चों, क्या अगर हमारे पास में जो दूरी है और समय है, यानी कि इन दोनों के आधार पर अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, चाल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो, अगर मैं थोड़ा सा यहां पर जो चाल है, चाल को अपन जनरली क्या बोलते हैं बच्चों, स्पीड बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, स्पीड। यानी कि इसको तो लिख लिया चाल को मैंने एस से, और यस इक्वल टू हमारे पास में दूरी जो है इसको क्या मान के चल रहे बच्चों, एक्स है, तो ये हमारे पास में एक्स हो जाएगा। समय यहां से लेके यहां तक आने में कितना समय लगा बच्चों, टी समय लगा, तो हमने लिख दिया यहां पे टी समय। यानी कि उस वाली बस ने क्या किया कि दूरी तय करी, दूरी तय की तो क्या किया बच्चों, समय भी लिया। यानी कि समय में बदलाव आया, साथ साथ दूरी में भी क्या हो रहा है बेटा, बदलाव आ रहा है। यानी कि जब हमारे पास में इस समय में बदलाव आता है, समय भी बदल रहा है, समय में भी क्या हो रहा है बेटा, ये जो हमारे पास में समय है इस वाले समय में भी बदलाव आ रहा है। यानी कि टाइम जो है, यह टाइम भी क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है। और टाइम चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से हमारे पास में जो एक्स है, एक्स का मतलब दूरी, इस वाली दूरी में भी क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है। अब यहां पे अगर मैं बोलूं कि समय भी बदल रहा है और दूरी भी बदल रही, ठीक है ना, समय भी बदल रहा है और दूरी भी बदल रही है, तो हम यहां पर यूं बोल सकते हैं बच्चों कि जब हमारे पास में इस समय में बदलाव आता है, उसी हिसाब से इस वाली दूरी में भी क्या आता है बेटा, बदलाव आता है। यानी कि ये जो मैंने लिखा है, यह हमारे पास में एक परिवर्तन की दर हो जाएगी, यानी कि दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर कहलाएगी। ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे दूरी में समय के सापेक्ष क्या बोला जाएगा बच्चों, परिवर्तन की दर बोला जाएगा, परिवर्तन की दर बोला जाएगा, परिवर्तन की दर। ठीक है, यानी कि जो दूरी है वो दूरी किसके हिसाब से बदल रही है बच्चों, समय के हिसाब से बदलती जा रही है, यानी कि इसको अपन बोलेंगे परिवर्तन की दर। ठीक है ना, आप लोगों ने ऐसे बहुत सारी और भी चीजें पढ़ी होगी। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि हमारे पास में वेग क्या होता है बच्चों, तो तुम लोगों ने परिभाषा लिखी होगी कि सर वेग की परिभाषा तो बहुत सिंपल है। क्या परिभाषा है बच्चों वेग की, वेग की परिभाषा होती है विस्थापन में परिवर्तन की जो दर होती है, परिवर्तन की दर, या आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी 10th क्लास में, परिवर्तन की जो दर है यह हमारे पास में कहलाएगी बच्चों, वेग कहलाती है, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। यह वाली चीज मैं कहीं से भी नहीं लिख रहा, यह वाली चीज जो तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी है, 9th क्लास में पढ़ी है, वहीं से लिख रहा हूं मैं। ठीक है ना, अब देखो बेटा एक बात बताओ कि हमारे पास में ये जो विस्थापन है ना, यह वाला विस्थापन क्या होता है। ठीक है ना, ये जो विस्थापन है, ये वाला विस्थापन क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये आपका घर है बेटा, ठीक है ना, ये आपका घर है और ये आपके मामा का घर है। ठीक है ना, ये आपका घर है और ये आपका मामा का घर है। ठीक है ना, और एक बात बताओ, आपके घर से और मामा के घर के बीच का जो रास्ता है वो जरूर ऐसा होगा, टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से, ऐसे चला होगा, ऐसे चला होगा, फिर यहां जाके मामा का घर आया होगा। ठीक है ना, ये हमारे पास में मतलब आपके घर से और मामा के घर के बीच का रास्ता है, यानी कि इस तरीके से ये सड़क जा रही है टेढ़ी मेढ़ी, और ये सड़क जाती हुई धीरे धीरे, और कहां पे पहुंच गई बच्चों, ये पहुंच गए आपके मामा जी के शहर में, या आपके मामा जी के घर पे जाके बिल्कुल ये सड़क आप लोगों को धीरे धीरे कहां ले जाएगी, आपके मामा जी के घर पे ले जाएगी। जिस वाली सड़क पर तुम गए हो, यानी कि ये टेढ़ी मेढ़ी सड़क पे तुम गए हो, इस टेढ़ी मेढ़ी सड़क की जो लंबाई है इसको तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों, दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, दूरी। ठीक है ना, अब मान लो बाय द वे किसी दिन तुम्हारे मामा जी के घर पे कोई अच्छा सा फंक्शन है, ठीक है ना, और तुम लोगों को तुम्हारे मामा जी के घर पे जाना है, तो काश तुम लोगों ने रात में सोते सोते ये सोचा होगा, ठीक है ना, कि काश
हमारे घर से और मामा जी के घर के बीच का रास्ता सबसे छोटा होता और हम फटाफट से मामा जी के घर पे चले जाते और फंक्शन अटेंड करते, नाचते कूदते मौज करके और फटाफट से वापस आ जाते। ठीक है ना। यानी कि आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि हमारे घर से और मामा जी के घर के बीच का ये जो सीधा रास्ता है, बिल्कुल सीधा वाला रास्ता, ये बिल्कुल सीधा रास्ता ये वाला, ठीक है ना, सबसे कम दूरी वाला रास्ता, ताकि हम मामा जी के घर पे फटाफट से चले जाए और लड्डू बाटी खा के और फटाफट से वापस आ जाए। ये सबसे कम जो रास्ता है ना बच्चों, ये वाला, ये सबसे कम रास्ते को ही अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको विस्थापन बोलते हैं। एक प्रकार से हमारे पास में जो विस्थापन होती है, ये भी क्या होती है बेटा, लंबाई होती है, यानी कि दूरी होती है। ठीक है ना। अब सुनो, यानी कि विस्थापन अपन किसको बोलेंगे बच्चों, दो बिंदु, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु हमारे पास में ये रहा, दो बिंदुओं के मध्य का जो सबसे कम दूरी होती है, इस सबसे कम दूरी को ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों, विस्थापन बोलते हैं। ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है, विस्थापन भी समझ में आई बात। ठीक है ना। हमें कहां पे जाना, कहां पे बेटा, अवकलन में। लेकिन अवकलन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं जो तुम लोग 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ के आए हो ना, थोड़ा बहुत अपन 5-10 मिनट उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर अपन जहां पर अपने को पहुंचना है वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में विस्थापन। अब आप लोगों ने लिखा होगा बच्चों कि वेग, वेग को अपन v से लिखते हैं, विस्थापन को मान लो बाय द वे हमने x से माना, और समय हमारे पास में कितना हो जाएगा बेटा, t। यानी कि हमारे पास में ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा कि वेग इक्वल टू x, x का मतलब विस्थापन है, और t हमारे पास में क्या है बच्चों, समय है। यानी कि इस विस्थापन में समय के हिसाब से क्या हो रहा है बच्चों, बदलाव आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी वाली चीज को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, वेग बोलेंगे। यानी कि विस्थापन में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसी को अपन क्या बोलने वाले हैं, वेग बोलने वाले। और यह हमारे पास में ये जो मैंने लिखा है ना, यह वाली चीज, ये वाला जो लिखा है x अपॉन जो t लिखा है, ये एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि समय में सॉरी, ये जो विस्थापन है, विस्थापन में समय के हिसाब से क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि ये हमारे पास में एक प्रकार से समझ जाए तो इसको अपन बोल सकते हैं बच्चों, अवकलन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, अवकलन। अब देखो यहां पर हो रहा क्या रहा है बेटा, कि कोई भी चीज है ना एकदम से न, तो मतलब अगर अपन बात करें तो जैसे यहां से कोई भी अगर वस्तु स्टार्ट होगी ना इस वाली जगह से, तो इस वाली जगह से वस्तु स्टार्ट हो रही है तो डायरेक्ट यहां पर नहीं जाएगी बच्चों, वह क्या करेगी, थोड़ी थोड़ी दूरी तय करेगी, मतलब छोटी छोटी दूरी, पहले यहां से ये वाली दूरी, फिर ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इस तरीके से छोटी छोटी दूरियां कंप्लीट करती जाती है। तो ये जो विस्थापन है, इस वाले विस्थापन को भी मैं क्या मान लेता हूं, छोटा सा विस्थापन मान लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं बच्चों कि छोटा सा विस्थापन मानने के लिए मैं इस वाली चीज को ये x अपॉन टी के रूप में ना लिखकर थोड़ा मैं इसे लिख देता हूं dx अपॉन में ये dt हो जाएगा। ये हमारे पास में है ना बच्चों, ये dx है, यानी कि ये भी हमारे पास में है तो विस्थापन ही, लेकिन छोटा वाला विस्थापन है, यानी कि इतना सा विस्थापन, ये जो दिख रहा है इतना सा विस्थापन है। अब एक बात बताओ, अगर ये इतना सा विस्थापन है तो इस इतने से विस्थापन को तय करने में जो समय लगेगा वो भी छोटा सा ही लगेगा, यानी कि कम समय लगेगा। तो ये हमारे पास में इसके लिए समय भी क्या मान लेते हैं बच्चों, अपन कम ही मान लेते, यानी कि dt समय मान लेते। इतनी बात समझ में। यानी कि हमारे पास में ये जो वेग है, ये वाला वेग है, यानी कि v इक्वल टू हो जाएगा बच्चों dx अपॉन में dt। और ये जो लिखा हुआ है ना, ये यही हमारे पास में कहलाता है बेटा परिवर्तन की दर। यह क्या कहलाता है, परिवर्तन की दर। और जहां जहां परिवर्तन की दर शब्द सुनने में मिल जाए, इसका मतलब समझ जाना कि कहीं ना कहीं अवकलन जरूर होगा। ठीक है ना बच्चों। अब हम यहां पर आते हैं मेन टॉपिक पे, अवकलन के ऊपर। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं बेटा, ठीक है ना, जैसे हमारे मैथमेटिक्स के अंदर 4 ऑपरेशन होते हैं, एक तो होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है गुणा, और एक होता है भाग। ये मैथमेटिक्स के अंदर 4 ऑपरेशन होते हैं, जोड़, गुणा, बाकी और भाग, जो भी है ये 4 ऑपरेशन होते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सीखना है बच्चों अवकलन, क्योंकि जोड़, बाकी, गुणा, भाग तो हमें आता है। अब हमें अवकलन सीखना है। अवकलन सीखना है तो किस तरीके से सीखेंगे, समझना। हमारे पास में ध्यान देना बेटा, अगर मैं यूं लिख दूं कि जैसे d अपॉन dx लिख दिया, क्या लिखा बच्चों मैंने,
डी अपॉन डी एक्स लिख दिया, यानी कि ये यहां पर हमारे पास में नीचे एक्स है, ठीक है ना। और यहां पर ये जो लिखा है ना डी अपॉन डी एक्स, उसके बाद में अगर मैं लिखूं डी अपॉन डी वाई, उसके बाद में अगर अपन बात करें डी अपॉन डी जेड, ठीक है ना, उसके बाद में डी अपॉन डी पी, उसके बाद में डी अपॉन डी टी, ठीक है ना। ये सब कुछ चीजें अगर आप लोगों को कहीं पर भी इस तरीके की कोई चीजें देखने को मिल जाए, यानी कि डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी वाई, डी अपॉन डी जेड, डी अपॉन डी पी, डी अपॉन डी टी, इसका मतलब है कि हमें अवकलन करना ही करना है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को कहीं पर ऐसे देखने को मिल जाए, या फिर बच्चों, या फिर आप लोगों को कहीं पर ऐसे देखने को मिल जाए y के ऊपर डैश लगा हुआ है, y के ऊपर डबल डैश लगा हुआ है, ठीक है ना, ये इस तरीके का देखने को मिल जाए, यानी कि y के नीचे एक लिखा हुआ है या y के नीचे दो लिखा हुआ है, अगर ऐसा देखने को मिल जाए कहीं पर भी, तो आप लोगों को एक बात समझ जानी है कि यदि हमें इस प्रकार का देखने को मिल जाए तो हमें अवकलन करना है। क्या करना है बच्चों? अवकलन करना है, ठीक है ना। देखो मैं हर बात समझाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और सब कुछ चीजें, ठीक है ना। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आप लोग अवकलन, समाकलन, त्रिकोणमिति, बेटी, ये सब कुछ चीजें सीख जाओगे, ठीक है ना। बस इस वाली क्लास को अगर आप लोगों को कुछ चीजें, ये चीजें समझ में आती है, ठीक है ना, तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भेजो। जिन बच्चों ने अभी नई स्टार्टिंग की है 11th क्लास की, उन वाले बच्चों तक भेजो, ताकि वो भी इस वाले वीडियो का फायदा उठाए और सभी बच्चों के, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ये वीडियो ऐसा नहीं है कि एक कोई पर्टिकुलर क्लास के लिए है या फिर मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए, ये कॉमन, मतलब ये जो मैं जो बोल रहा हूं ना, अवकलन, समाकलन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ये ऐसे टॉपिक है जो पूरे इंडिया के अंदर जितने भी बोर्ड्स हैं, ठीक है ना, उन सारे बोर्ड्स के अंदर, ठीक है ना, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई सवाल हमेशा ही पूछ लिया जाता है। तो आप लोग है ना, ये सब कुछ चीजें है ना अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है ना। यानी कि कहीं पर भी आप लोगों को डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी वाई, डी अपॉन डी जेड, डी पी अपॉन डी टी, और उसके बाद में इस तरीके की कोई भी चीजें अगर आपको देखने को मिल जाए तो समझ जाना बच्चों कि हमें क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में। अब चलिए, अगर अपने को अवकलन करना है तो हमें क्या करना है, कि हमें अवकलन करना है तो किस तरीके से अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वह चीज अपन बात करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। सुनो भाई, अगर बच्चों कहीं पर भी ऐसा लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको कैसे पढ़ेंगे, ये वाई है ना, ये वाई है, इसको पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। देखो यहां पर लिखा है बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, नीचे एक्स है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे बच्चों, इसको पढ़ेंगे, ये जो ऊपर वाई है और नीचे एक्स है, ये जो ऊपर वाला है ना, यानी कि वाई, ये बदलेगा किसके हिसाब से बदलेगा बच्चों, एक्स के हिसाब से। जो चीजें नीचे रहती है ना उसके हिसाब से। जैसे मान लो अभी मैं यहां पर स्टूडियो में खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं और आप इस वाले वीडियो को बैठे बैठे देख रहे हो, ठीक है ना। क्या हो रहा है, मैं आप लोगों के सामने क्लास के अंदर खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं और आप कक्षा के अंदर बैठे हुए हो, तो मैं इस बात को यूं बोल सकता हूं कि आप लोगों के सापेक्ष मैं खड़ा हुआ हूं, या फिर मैं इसी बात को घुमा के यूं बोल सकता हूं कि मेरे सापेक्ष आप लोग नीचे बैठे हुए। इतनी बात क्लियर है, यानी कि अगर आप नीचे बैठे हो, मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो मैं इस बात को यूं बोल सकता हूं बच्चों कि आपके सापेक्ष मैं कक्षा में खड़ा हुआ हूं। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, यानी कि ये जो वाई है ना, ये वाई है ना, वाई में क्या होगा बेटा, बदलाव आएगा, परिवर्तन होगा। किसके हिसाब से होगा,
एक्स के हिसाब से, यानी कि नीचे भी क्या है, एक्स है, यानी कि y में परिवर्तन होगा किसके हिसाब से, x के हिसाब से, यानी कि x अगर बदलेगा तो धीरे धीरे y भी क्या होगा बच्चों, बदलेगा। ठीक है ना, यही हमारे पास में अवकलन है और कुछ भी नहीं है। तो देखो ये हमारे पास में लिखा है ना बच्चों, d/dx। ठीक है ना, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको y का अवकलन, y का अवकलन x के सापेक्ष करना। ठीक है ना, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, ये जो मैंने लिखा है इसको क्या पढ़ेंगे, y का अवकलन x के सापेक्ष करना, यानी कि y चेंज होगा, किसके हिसाब से चेंज होगा बेटा, x के हिसाब से, यानी कि जो y है y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर, यानी कि y जो है ये ऊपर वाला जो है ना, इसको बोलते हैं बेटा, ऊपर वाले को बोलेंगे अपन परतंत्र चर, परतंत्र चर बोलते हैं, और जो नीचे वाला है यानी कि x, इसको अपन बोलते हैं बच्चों स्वतंत्र चर बोलेंगे। ठीक है ना, नीचे वाले को क्या बोला जाएगा, स्वतंत्र चर, ऊपर वाले को क्या बोला जाएगा बच्चों, परतंत्र चर। यानी कि इस y में परिवर्तन जो होगा वो x के हिसाब से होगा, तो यानी कि मैं इसको क्या पढ़ूंगा बच्चों, dy/dx को क्या पढ़ूंगा, y का अवकलन x के सापेक्ष करना। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे इसको, y का अवकलन x के सापेक्ष करना, या फिर इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, इसको हम ऐसा पढ़ेंगे। पहले हमें ये पढ़ना भी तो आना चाहिए ना, कि हमें पढ़ना कैसे, कैसे सवाल को करेंगे। ठीक है ना, हमें ये तो पता चले कि किसका अवकलन किसके सापेक्ष करें। ठीक है ना, तो इतनी बात समझ में कि हमें क्या पढ़ना है बच्चों, इसको कि dy/dx से इसको हम पढ़ेंगे बच्चों कि y का अवकलन x के सापेक्ष करना, यानी कि डिफरेंशिएट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इतनी बात ले रहे। अब सुनो, अगर मैं यूं लिखो बच्चों कि d/dt और यहां पे लिखा हुआ है x, इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, पहले पढ़ना सीखेंगे, पहले पढ़ना सीखेंगे, बाद में इसके फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे पास में d/dt और यहां पर x है, इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसको पढ़ेंगे x का अवकलन, x का अवकलन t के सापेक्ष, t के सापेक्ष, ऐसा पढ़ेंगे बच्चों इसको। x का जो अवकलन है वह किसके सापेक्ष करेंगे बच्चों, t के सापेक्ष करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है ना, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों कि x का अवकलन हम किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे। यह बात समझ में, पढ़ेंगे कैसे, पढ़ना भी बता रहा हूं मैं आप लोगों, यानी कि आप लोगों को क्या करना है बच्चों, जो नीचे रहता है ना, नीचे मतलब t, नीचे मतलब x, जो नीचे रहता है ना अवकलन उसके सापेक्ष करना है, यानी कि ऊपर जो भी लिखा रहेगा ऊपर वाले का अवकलन नीचे वाले के सापेक्ष करना है, इस तरीके से करना है। अगर मैं यहां के बारे में बात करूं, आगे भी कुछ और भी चीजें लिखूं, मान लो बच्चों मैं यूं लिख दूं dv/dt, मैंने ऐसा लिख दिया, इसको मैं क्या पढ़ूंगा, इसको पढ़ूंगा बच्चों में क्या कि v का अवकलन, v का अवकलन किसके सापेक्ष बच्चों, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष, इस तरीके से पढ़ेंगे इसको। या फिर अपन इसको क्या पढ़ सकते हैं बच्चों, t के सापेक्ष, और इसको अपन पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t, मतलब t के सापेक्ष v का सम अवकलन। और यह हमारे पास में जो है इसको अपन बोलेंगे v में परिवर्तन की दर, क्या बोल देंगे इसको, यानी कि v में, इसको पढ़ेंगे बच्चों अपन क्या, v में परिवर्तन की दर। ये इतनी बात समझिए, परिवर्तन की दर, यानी कि हमारे पास में क्या होगा बच्चों कि पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें अवकलन करना है, अवकलन करना है तो ये भी तो पता होना चाहिए ना बच्चों कि किसका अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे। तो याद रखना बच्चों, ये जो लिखा है ना d, एक सेकेंड सुनो, d/dx, यहां पर कुछ संख्या लिखी रहेगी, क्या लिखी रहेगी बच्चों, कुछ संख्या लिखी रहेगी। इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चों,
इस वाली संख्या का अवकलन हम x के सापेक्ष करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे बच्चों? x के सापेक्ष। इस वाली संख्या का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, यानी कि जो नीचे रहता है हमेशा अवकलन उसी के सापेक्ष होता है। इतनी बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को इतनी बात समझ में आ जाएगी कि हम पढ़ेंगे कैसे इसको, ठीक है ना। मैं अब आप लोगों को बोल दूं कि बच्चों मान लो ये से लिखा हुआ है डी एक्स अपॉन में डी वाई लिखा हुआ है, थोड़ा मैंने चेंज कर दिया, घुमा दिया, समझना क्या लिखा है बच्चों मैंने, डी अपॉन डी एक्स डी वाई, साथ में यहां पर एक्स लिखा हुआ है। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसको पढ़ेंगे एक्स का अवकलन वाई के सापेक्ष। अब क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसको पढ़ेंगे ऊपर वाले का तो अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे बच्चों? वाई के सापेक्ष, यानी कि नीचे वाले के सापेक्ष, यानी कि इसको पढ़ेंगे एक्स का अवकलन वाई के सापेक्ष। ये वाली चीजें ये अपने को इस तरीके से पढ़ना है इसको। इतने बात के ले रहे, चलिए तो अब आते हैं हम इसके जो मेन फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। सभी बच्चे कॉपी पेन निकालना और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहना, ठीक है ना। और अगर ये वाली चीजें आप लोगों ने समझ ली तो यूं मान के चलिए बच्चों कि फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स में कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों ने अवकलन समाकलन को सीख लिया, ट्रिग्नोमेट्री को सीख लिया, अगर इन चीजों को सीख लिया ना बच्चों, तो यूं मान के चलिए कि तुम लोगों ने एक प्रकार से फिजिक्स के ऊपर है ना काबू पा ले, यानी कि फिजिक्स को पकड़ ले अच्छे तरीके से। बस यही चीजें हमें यही चीजें समझने की होती है कि कौन सी जगह पे कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, कहां पर हमें अवकलन करना है, कहां पे हमें समाकलन करना है, कौन सी वाली चीजें कब बदलने वाली हैं, कब हमें क्या करना है। अगर ये सब कुछ चीजें तुम लोगों ने पकड़ ली तो यूं मान के चलिए कि तुम लोग है ना फिजिक्स के ऊपर एक प्रकार से ना मतलब उसको बस में कर लोगे, और बस में करने के बाद में फिर फिजिक्स है ना आपकी दासी हो जाएगी, और फिर वो आप लोगों को ना अच्छी लगने लगेगी। और फिजिक्स अगर अच्छी लगने लगी तो यूं मान के चलिए कि तुम डॉक्टर भी बन जाओगे और इंजीनियर भी बन जाओगे। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ये इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनाने के लिए तुम्हारे पीछे अगर किसी का बहुत बड़ा हाथ रहेगा तो वह रहेगा किसका? फिजिक्स का। यानी कि फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना, सीख लेना। चलिए तो हम इसके लिखने वाले फॉर्मूले किसके? अवकलन के। चलिए बच्चों तो हम यहां पर लिखेंगे अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र यानी कि सम इंपोर्टेंट फॉर्मूलास ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है ना। क्या होगा, कौन कौन से फॉर्मूले होंगे, ठीक है ना, किस तरीके से हमें लिखना है, किस तरीके से याद करना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। वीडियो को देखो आराम से, मस्त कॉपी पेन निकालो, पढ़ाई करते रहो, बिंदास समझ में आएगा। अच्छा सुनो, मैं जितने भी फॉर्मूले लिखूंगा ना बच्चा, सारे के सारे फॉर्मूलों में मैं क्या करने वाला हूं कि जो भी करेंगे अपन अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे बच्चों। आप लोगों को मेरी आवाज तो आ रही होगी बढ़िया मस्त तरीके से, ठीक है ना। सब कुछ बराबर तरीके से लिखते रहना, ठीक है ना। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब कुछ करो भाई, ठीक है ना। चले, मैं क्या बोलने वाला था, मैं ये बोल रहा था कि हमारे पास में जो भी हम फॉर्मूले लिखेंगे ना बच्चों अवकलन के, वो फॉर्मूले यानी कि हम हमेशा अवकलन जो है वह एक्स के सापेक्ष करेंगे, यानी कि हर चीज का अवकलन अपने को एक्स के सापेक्ष करना है। फिर हमें फिजिक्स के अंदर जो भी चीजें जिसके सापेक्ष आएगी ना उसके सापेक्ष अपन अवकलन करते रहेंगे। पहले सीखने के हिसाब से हम जो भी अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष करेंगे बेटा? एक्स के सापेक्ष करेंगे। अब सुनना समझना, ठीक है ना। फर्स्ट वाला सूत्र, ठीक है ना, अगर यूं लिखा है बेटा डी अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहां पर हमारे पास में कोई ना कोई संख्या लिखी रहेगी, ठीक है ना। इस वाली जगह पे रख दिया बच्चों मैंने के रख दिया, क्या रख दिया बच्चों? के। और के हमारे पास में के, यहां जो के है ना, के एक अचर संख्या है। क्या है बेटा? अचर संख्या है, अचर है, कांस्टेंट, ठीक है ना। यानी कि ये हमारे पास में कांस्टेंट है, यानी कि अगर मैं बोलूं तो ये कोई ना कोई हमारे पास में मैथमेटिक्स के नंबर रहेंगे बेटा, ठीक है ना। ये क्या रहेंगे? मैथमेटिक्स के नंबर। क्या है यहाँ पे? मैथमेटिक्स के नंबर। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, -1, -2, -3, √3, √4, √5, ठीक है ना। 1/2, 1/4, ठीक है ना। कुछ भी, यानी कि जो आप लोगों को ये के नजर आ रहा है, ये क्या है?
के क्या है बेटा हमारे पास में एक अचर संख्या है, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, के का अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, के का अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं और के क्या है हमारे पास में एक अचर है, ठीक है ना। तो एक यह बात याद रखना बेटा कि इस के की जगह मैं अचर बोल रहा हूं, के की जगह क्या बोलो अचर, यानी कि अचर का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो हमेशा इसकी जो वैल्यू मिलेगी वह कितनी मिलेगी बच्चों, 0 मिलेगी। यानी कि किसी भी अचर संख्या का अगर मैं अवकलन करूं, यानी कि अगर इस के की जगह 5 लिखा होता, 10 लिखा होता, -2 लिखा होता, 20 लिखा होता, 1000 लिखा होता, करोड़ लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, किसकी जगह, के की जगह, यानी कि गणित की संख्या। अगर इस के की जगह पे हमारे पास में गणित की कुछ भी संख्या लिखी होती तो उस गणित की संख्या का अवकलन अगर हम करते किसके सापेक्ष बच्चों, x के सापेक्ष, या x की जगह पे यहां पर y भी हो सकता था, t भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, यानी कि इस अचर का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो हमेशा अपने को क्या मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। यानी कि सीधी सीधी भाषा में एक बात याद रखना है बच्चों, क्या याद रखना है, किसी भी अचर संख्या का अवकलन करने पर हमेशा शून्य प्राप्त होता है, हमेशा शून्य प्राप्त होता है। किसी भी अचर संख्या का अगर हम अवकलन करेंगे तो हमेशा अपने को क्या मिलेगा बच्चों, हमेशा अपने को मिलेगा 0। किसी भी अचर संख्या का अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। यानी कि जिसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं बच्चों कि अगर मैंने लिखा d/dx और यहां पे लिख दिया मैंने 10, इस 10 का अवकलन x के सापेक्ष करूंगा तो कितना मिलेगा बेटा, 0। अगर मैं यूं लिख दो बच्चों d/dy और यहां पे लिख दिया मैंने -5 लिख दिया, -5 का अवकलन अगर मैं x के y के सापेक्ष करूं तो अभी वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, 0 मिलेगी। अगर मैं यूं लिख दूं d/dt और मैंने यहां पे लिख दिया बच्चों √2, यानी कि √2 का जब मैं अवकलन करूंगा t के सापेक्ष, यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे, √2 का अवकलन t के सापेक्ष, तो भी अपने को वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, 0 मिलेगी। यानी कि सिंपल सी भाषा में, सीधी सी भाषा में एक लाइन याद रखना बेटा जो मैंने यहां पे लिख दी है, क्या, किसी भी अचर संख्या का अवकलन करने पर हमेशा अपने को क्या प्राप्त होता है बच्चों, हमेशा प्राप्त होता है 0। यानी कि क्या फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों कि d/dx और k, यानी कि k हमारे पास में अचर है, किसी भी अचर संख्या का जब हम अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। इस वाली बात को याद रखने ला, बात क्लियर है भाई यहां तक। चलिए अगला वाला हमारे पास में, अगला वाला जो फॉर्मूला आएगा वो देखना। अगर यूं लिखा है बच्चों, जो हम के लिख रहे थे, मान लो उस के साथ में अगर एक्स वाई जेड लगा हो जाए तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। तब आगे की कहानी क्या बनेगी सुनना। अगर यूं लिखा है बच्चों कि d/dx, यानी कि हम अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं बच्चों, x के सापेक्ष, और यहां पर मैंने लिख दिया बच्चों के, ये तो कहानी पहले वाली थी, ये यहां तक की कहानी तो पहले की थी, पहले वाला फॉर्मूला। मैंने क्या किया, इस के साथ में यहां पर x और जोड़ दिया, के साथ में मैंने क्या किया बच्चों, x और जोड़ दिया, ठीक है ना। के साथ में अगर अपन x जोड़ते थे, यानी कि कुल मिला के बात क्या है कि d/dx और के x लिखा हुआ है, तब हम क्या करने वाले हैं, क्या लिखा है बच्चों यहां पे d/dx और यहां पर kx लिखा हुआ है। और अगर ऐसा है तो फिर हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, ये जो k दिख रहा है ना, इस वाले k को यानी कि अचर संख्या को पकड़ के इसके आगे लिख दो, यहां पे यहां लिखेंगे तो k मैंने यहां पे लिखा, d/dx वैसा का वैसा लिखेंगे, ये जैसा है ना वैसा का वैसा लिखा। अब यहां पर क्या बच्चा है बच्चों, यहां पर हमारे पास में x बच्चा हुआ है, ठीक है ना, यहां पर क्या बच्चा है, x बच्चा है। यानी कि मैंने क्या किया, हमने ये किया बच्चों कि ये जो के दिख रहा है, के का मतलब कोई ना कोई गणित की संख्या होगी, इस वाली गणित की संख्या को अपन ने कहां रख दिया,
डी बाई डी एक्स के आगे रख दिया। ठीक है ना, कैसे रखा बच्चों, के आगे रख दिया यहाँ पे और डी अपॉन डी एक्स, और यहां पर क्या बचा है, एक्स बचा है, तो हमने यहां पर एक्स लिख दिया। ठीक है ना, अब क्या करना है, यहां पर ये जो के है, ये के भी क्या है बेटा, हमारे पास में एक अचर है। के भी क्या है बच्चा, हमारे पास में एक अचर है। यहां तक की बात क्लियर है। अब यहां पे ये दूसरे नंबर का फॉर्मूला है। अब तीसरे नंबर का फॉर्मूला क्या है, हम आज की इस वाली क्लास के अंदर केवल 3-4 फॉर्मूलों के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है ना, यानी कि एक तो अपन ने डी अपॉन डी एक्स और साथ में क्या है, के है, यानी कि कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो 0 मिलेगा, और दूसरे नंबर का ये वाला है। अब यानी कि मैं इसका एग्जाम्पल भी लिख देता हूं बच्चों। एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे समझना। मान लो कि हमारे पास में यूं लिखा है बच्चों कि डी अपॉन डी एक्स लिखा है, और यहां पे मैंने लिख दिया बच्चों 6x लिख दिया। क्या लिखा बच्चों, 6x। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये अच्छा अवकलन बाद में होगा, यानी कि इसका अवकलन करेंगे, x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, वो भी अपन सीखने वाले। पहले हाल फिलहाल जितना मैं समझा रहा हूं ना, केवल उतनी सी बात समझनी है, और अगर आप लोगों ने इतनी बात समझ ली तो बहुत सारी चीजें कवर होती रहेगी। ठीक है ना, ये क्लास ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अवकलन समाकलन आता है, ये क्लास बिल्कुल उन बच्चों के लिए जिन्होंने आज पहली बार इस वाली क्लास के अंदर यह अवकलन शब्द सुना है। तो इसका मतलब यह वाली क्लास बिल्कुल वो शुरुआती वाले बच्चों के लिए है, 0 लेवल वाले बच्चों के लिए। इसलिए हर चीज को बिल्कुल अपन 0 लेवल से पढ़ने वाले हैं। अगर ऐसा लिखा है बच्चों, यानी कि के का काम कौन कर रहा है बेटा, के का काम कर रहा है 6, मैं क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले तो इस 6 को पकड़ के आगे लिखूंगा। आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, 6 आगे लिखा, डी अपॉन डी एक्स मैंने यहां पे लिख दिया, साथ में यहां पर अब क्या बचा हुआ है सर, यहां तो एक्स बचा हुआ है, एक्स हम यहां पर लिख देंगे। इतनी बात क्लियर है। अगर हमारे पास में ध्यान से सुनना, डी अपॉन डी टी लिखा है, यहां पर मैंने लिख दिया कितना, यहां पे लिखा 8t² लिख दिया मैंने। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को ये जो 8 दिख रहा है, इस वाले 8 को उठा के आगे रखो, यहां पर मैं इसको लिखूंगा बच्चों कैसे, 8 तो मैंने यहां पे लिखा, डी अपॉन डी टी लिखा, और ये मैंने लिख दिया t² लिख दिया। इतने बात क्लियर है। यानी कि अगर कोई गणित की संख्या आ जाती है तो सबसे पहले इसको उठा के यहां पर रखेंगे, और आगे तभी रखेंगे जब उसके साथ में अंग्रेजी का कोई ना कोई अक्षर जुड़ा हुआ है, यानी कि ABCD XYZ या TUS जो भी है वो जुड़ा है, तभी अपन इसको आगे लिखेंगे। अगर मान लो भाई दबे इस 8 के साथ में T नहीं होता, ठीक है ना, 8 के साथ में T नहीं होता, तो आप लोगों को पता है इसका मान कितना होता है, 0। ठीक है ना, इतने बात क्लियर है। अब सुनो, ऐसा हम लिखने वाले अगला वाला, यानी कि हमारे पास में एक फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से अगला वाला जो हमारे पास में फॉर्मूला आएगा बच्चों, क्या आएगा, 3rd नंबर का, समझना, डी बाई डी एक्स, और यहां पर है बेटा x। ठीक है ना, यहां ऊपर क्या लिखा है बेटा, x है, नीचे भी क्या है, x है। अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि इसको पढ़ो, क्या पढ़ोगे, इसको हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ोगे, सब बच्चों को पता है कि आप लोग यूं बोलोगे कि इसको हम पढ़ेंगे x का, इस ऊपर वाले x का अवकलन x के सापेक्ष करना है, ऊपर वाले x का अवकलन नीचे वाले x के सापेक्ष करना है। यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे। क्या ऊपर वाला x, ये ऊपर वाला x और नीचे वाला x बराबर है, एक जैसा है, बिल्कुल है, ठीक है ना, एक जैसा ही है। यानी कि x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, और ये x ऊपर वाला x नीचे वाला x दोनों बराबर है। ठीक है ना, इसका मतलब खुद का अवकलन जब खुद के सापेक्ष होता है तो हमेशा वैल्यू आती है बच्चों 1। ठीक है ना, खुद का अवकलन जब खुद के सापेक्ष होता है तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1। यानी कि x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो मान हमेशा कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 1। यानी कि याद रखना, x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो मान कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। अगर मैं यहां पर एक छोटी सी बात लिखूं, सॉरी, डी अपॉन डी वाई, और मैंने यहां पे लिखा बेटा भाई, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसको पढ़ेंगे y का अवकलन y के सापेक्ष। क्या खुद का अवकलन खुद के सापेक्ष हो रहा है,
क्या मैं यहां पर ऐसा लिख दूं बेटा, डी अपॉन डी टी, मैंने यहां पे लिख दिया टी। क्या मैं यहां पर ऐसा लिख दूं बच्चों, डी अपॉन डी जेड, और मैंने यहां पे लिख दिया जेड। क्या यहां पर y का अवकलन y के सापेक्ष हो रहा है? क्या यहां पर t का अवकलन t के सापेक्ष हो रहा है? क्या यहां पर z का अवकलन z के सापेक्ष हो रहा है? हम लोग बोलोगे सर बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो क्या ऐसा बोला जा सकता है बेटा कि यहां पर खुद का यानी खुद y का अवकलन खुद के सापेक्ष हो रहा है, खुद t का अवकलन खुद t के सापेक्ष हो रहा है, खुद z का अवकलन खुद z के साथ में। क्या स्वयं का अवकलन स्वयं के साथ करेंगे तो क्या अपने को वैल्यू 1 मिलेगी? बिल्कुल 1 मिलेगी। यानी कि इस y का अवकलन y के सापेक्ष करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। t का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। z का अवकलन z के सापेक्ष करूंगा तो कितना मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। शर्त याद रखना, क्या इस y के, इस t के, इस z के कोई घात नहीं लगी होनी चाहिए। अगर इनकी घात लगी होगी उसके लिए फिर अलग फॉर्मूला बनेगा। यानी कि कुल मिला के बात क्या याद रखनी बेटा कि स्वयं का अवकलन स्वयं के सापेक्ष, यानी कि x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो अपने को वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, 1 मिलेगी। क्या मिलेगी, 1। यानी कि मैं यहां पर हिंदी में लिख देता हूं, समझ जाना, समझदार बच्चे हो, ठीक है ना। यानी कि x का अवकलन, x का अवकलन x के सापेक्ष करने पर, x के सापेक्ष करने पर हमेशा हमेशा एक प्राप्त होता है, ठीक है ना। क्या प्राप्त होगा बेटा, 1 प्राप्त होगा। यानी कि x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 1। y का अवकलन y के सापेक्ष करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। t का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। z का अवकलन z के सापेक्ष करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 1। यानी कि खुद का अवकलन खुद के सापेक्ष करूंगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो, अगर d अपॉन डी कोटा, और यहां पर भी मैंने लिख दिया कोटा, अपनी शिक्षा की नगरी कोटा। अगर मैं कोटा का अवकलन कोटा के सापेक्ष करूं, कोटा का अवकलन कोटा के सापेक्ष करें तो क्या मिलेगा बच्चों, मिलेगा अपने को क्या, 1। क्या मिलेगा, 1। यानी कि खुद का अवकलन खुद के सापेक्ष करोगे ना तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1। जैसे अगर मैं ये लिख दूं d अपॉन डी, लिखा मैंने यहां पे लिख दिया BCI, और यहां पर भी हम लिख देंगे BCI, यानी कि BCI का अवकलन BCI के सापेक्ष करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, अपने को मिलेगा 1। अब तो यार कोई किसी भी बच्चों को यह बात समझ में आ जाएगी कि खुद का अवकलन खुद के सापेक्ष करेंगे ना तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी। बात समझ में आ जाएगी। अगर यहां पर लिख दो कि d अपॉन डी लिखा और यहां पे लिख दिया मैंने श्याम, और ऊपर भी मैंने लिख दिया क्या, श्याम, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी। अरे खुद का अवकलन खुद के सापेक्ष हो रहा है तो वैल्यू कितनी आएगी भाई, ठीक है ना, वैल्यू आएगी बेटा कितनी, 1। इतने बात के ले रहे। अब सुनना, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल कर लेते, समझना, 2-3 फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, इनको समझ लेना। अगर मैं यहां पर लिख दूं बच्चों क्या d अपॉन डी एक्स, मैंने यहां पे लिखा 6x लिख दिया, अभी हमने लिखा था। मुझे क्या करना है बच्चों, इसको सबसे पहले तो आप लोगों के दिमाग में बात आनी चाहिए, अरे सर यहां तो ये 6 आ गया, ये 6 आ गया तो क्या करेंगे, 6 को पकड़ के आगे लिखो, पकड़ दो, आगे पकड़ दो। ये मैंने 6 को पकड़ के आगे, यानी कि 6 d बाई डी एक्स, और साथ में मैंने लिख दिया बेटा क्या, x लिख दिया। क्या मैंने सही लिखा है ये वाली बात, बिल्कुल सही है, कोई कष्ट ही नहीं है, ठीक है ना। ये वाला जो 6 है ना बेटा, ये वाला 6 पूरे इससे ही मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 को तो पहले वैसा का वैसा लिख दो। अभी अभी तो हमने पढ़ाई है, अभी तो पढ़ाई है कि इसको क्या पढ़ेंगे, x का अवकलन x के सापेक्ष। जब हम x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो बच्चों वैल्यू कितनी आएगी, 1। मैंने यहां पर ये 6 ऐसा कैसा उतार दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे की ही वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1। 6 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 6। यानी कि इसका जो आंसर आएगा, वो क्या आएगा बेटा, ये आएगा। लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखना बच्चों, जरूर ध्यान रखना कि इसका मान 1 तभी होगा
जब ये वाला x के ऊपर कोई घात नहीं लगी हो, यानी कि इसकी घात कितनी लगी हो, केवल 1 लगी हो। इतनी बात समझ में आ रही है ना भाई, ठीक है ना। तो ये अपन इस तरीके से लिखेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रही होगी कि मान लो सर, अगर इसी x की घात कुछ लगी होती तो हम क्या करते, लगी हो सकती है भाई, उसमें अपन क्या कर सकते हैं, अगर इसी x की घात कुछ लगी होती तो हम क्या करते, सुनो, अगला वाला जो 4th नंबर का फॉर्मूला आएगा वो यही है बेटा कि d बाई डी एक्स और x की पावर यहां पर जैसे मान लो 2 3 4 5 इस तरीके से आ जाए, तो जैसे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से संख्या बढ़ती जाएगी। तो मैं क्या करता हूं बेटा, इसके ऊपर जनरली n लिख दिया मैंने, x की पावर क्या लिखा मैंने, n लिखा। अब मैं इसको क्या पढ़ूंगा, इसको पढ़ूंगा मैं x की पावर n का अवकलन x के सापेक्ष करना। जब मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा ना बच्चों, तो क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात याद रखनी है। ये जो घात दिख रही है ना, घात को तो लिख दो बच्चों आगे, सबसे पहले तो इस वाली घात को यहां पर लिख दो, फिर ये लिख दो x की पावर n है तो वैसा का वैसा लिख दो, और इसमें से इसकी घात में से एक कम कर दो, ठीक है ना। क्या करना है आप लोगों को, क्या करना है बच्चों, करना है आपको जो घात लगी है, घात को तो लिख दो सबसे पहले आगे, और इस वाली संख्या को वैसा का वैसा चिपका दो, और इस वाली घात में से एक कम कर दो, ठीक है ना। छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, क्या करेंगे समझो। d बाई डी एक्स लिखा मैंने, यहां पर लिखा बच्चों x की, अच्छा ये x ही होता, इसका मान कितना होता बेटा, 1 होता। अगर यूं लिखा है कि d अपॉन डी एक्स लिखा है, x की पावर मैंने 1 के बजाय 2 लिख दिया यहां पे, क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप इसकी कंपेयर इसके साथ में करो, d अपॉन डी एक्स की जगह d अपॉन डी एक्स है, x की पावर n है, x की पावर 2 है, यानी कि n का काम कौन कर रहा है बच्चों, n का काम कर रहा है हमारे पास में 2। इस वाले फॉर्मूले में जहां जहां आप लोगों को n दिख रहा है वहां पे रख दो कितना, 2। अगर मैं रखूं तो क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर n की जगह पे क्या रखना है, 2, यानी कि 2 लिख दिया मैंने, x लिख दिया, फिर n की जगह पे कितना बेटा 2 लिख देंगे, -1 तो करना ही करना है, यानी कि घात को उठा के सबसे पहले तो आगे, फिर उस वाली संख्या को वैसा का वैसा ही, और जो घात है ना उसमें से 1 कम कर दो, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको लिखूं तो हमारे पास में कितना जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा हमारे पास में 2x की पावर 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, कुल मिला के वैल्यू कितनी है बेटा, वैल्यू है ये 2x, वैल्यू है ये कितनी वैल्यू है बच्चों, 2x। बायोलॉजी वाले बच्चे स्पेशली ध्यान देना भाई, ठीक है ना, ये चीजें आप लोगों को बहुत परेशान करती है फिर फिजिक्स पढ़ते टाइम पे, ये बात आपको समझ में आई, यहां तक कि यानी कि इसको जब हम सोल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा बेटा, 2x मिलेगा। अच्छा अच्छा, अगर हमारे पास में d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 3 होता तो हम क्या करते बच्चों, 3 होता तो भी कोई पहाड़ तो नहीं तोड़ते, 3 होता तो भी नॉर्मल सी बात है, क्या करने वाले बच्चों, सबसे पहले तो इस घात को आगे, यानी कि 3x 3 - 1, जैसा यहां पर लिखा है वैसा मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है ना। क्या करना है बच्चों, देखो यहां पे लिखेंगे अपन 3, और यहां पर x 3 में से 1 जाएगा तो कितना बच्चों, 2, ये हो जाएगा अपना आंसर, कोई समस्या नहीं है। अब अगर मैं यूं लिख दूं बच्चों कि d अपॉन डी वाई लिख दिया, y की पावर मैंने 6 लिख दिया, तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें करना है क्या, 6 तो आगे, y की पावर 6 - 1, यानी कि 6, y की पावर कितना बेटा, 5। क्या आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही है, ठीक है ना। अगर ये चीजें समझ में आ रही है, नहीं भी आ रही है तो भी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आप लोगों को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो ये चीजें करनी ही पड़ेगी भाई। इसके लिए देखो मैं बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल 0 लेवल का, मतलब 0 की ये मान के चल रहा हूं कि तुम लोगों को कुछ नहीं आता, ठीक है ना। अच्छा ये सब अपन लिख सकते हैं, अगर हमारे पास में बच्चों यूं लिखा है, ध्यान से सुनना समझना बात को, d बाई डी टी लिख दिया मैंने, और यहां पे लिख दिया बच्चों क्या, 7t² लिख दिया,
क्या लिखा बच्चों मैंने, डी बाई डी टी 7t² लिख दिया। तो क्या करना है बच्चों, क्या करना है, देखो मैंने कहा था ना तुम लोगों से, ठीक है ना, कहा था ना मैंने तुम लोगों से कि अगर ये कोई गणित की संख्या आ जाए, ये वाली, इस वाली संख्या को तो पकड़ के सबसे पहले तो आगे पटको। अगर इस वाली संख्या को आगे पटकेंगे तो कहानी क्या बन जाएगी बेटा, 7। बाकी जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे, यानी कि डी बाई डी टी, और क्या बचा हुआ है बच्चों, टी की पावर 2 बचा हुआ है। मजा आएगा अब धीरे धीरे, ठीक है ना, कठिन तो नहीं है, परंतु मैं इस बात को भी मानता हूं कि सिंपल भी नहीं है। ये उन बच्चों के लिए सिंपल नहीं है जो बिल्कुल आज पहली बार क्लास के अंदर बैठे। आप इस चीज को, इस वाले वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार देख लेना, गारंटी है कि समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। यह मैंने लिख दिया। क्या करूंगा बच्चों, 7 तो मैंने लिखा, यहां पर ऊपर भी टी है नीचे भी टी है, ठीक है ना। तो अभी अभी तो मैंने सूत्र लिखा था, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन -1। फॉर्मूला क्या लिखा था बच्चों, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन -1। अब यही वाला फॉर्मूला टी की फॉर्म में है क्या, कोई कष्ट नहीं है, लिख दो भाई साहब इसको। क्या लिखूंगा बेटा, ये घात तो आगे यानी कि 2t, फिर ये 2 - 1 कर दिए। अगर मैं 7 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना होगा बेटा, 14, और t 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, कुल मिला के वैल्यू कितने जाएगा बेटा, 14t मिल जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। क्या मैं ये मान के चलूं कि ये वाली बात आपको समझ में आई, ठीक है ना। तो देखो ये इस तरीके का अपने को आज ये 2-3 चीजें पढ़नी है, मतलब एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना है बेटा अच्छी तरीके से। इसको क्या पढ़ेंगे, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये होता है एन एक्स की पावर एन -1, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एन एक्स की पावर एन -1, ठीक है ना। एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना, एक का आप लोग ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना, कौन सा वाला, कहां गए, कोटा बूंदी, क्या आ गया ये। एक आप लोग ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना बेटा, ये वाला, खुद का अवकलन, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। खुद का अवकलन खुद के सापेक्ष करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 1 मिलेगा। इसके बाद में दूसरे नंबर का ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना। उसके बाद में, इसके बाद में एक ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना, किसी भी अचर संख्या का अवकलन करेंगे, किसी भी अचर संख्या का अवकलन करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, 0 मिलेगी। 4 फॉर्मूले, चारों के चारों याद रखने। क्या याद रखना बेटा, किसी भी अचर संख्या का अवकलन करेंगे तो 0 मिलेगा। किसी अगर अचर के साथ में एक्स वाई जेड लगाए तो सबसे पहले अचर को आगे रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हमारे पास में ये हो जाएगा, उसके बाद में अगर अपन ने कौन सा लिखा था, हमने लिखा था खुद का अवकलन खुद के सापेक्ष करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी। अगर एक्स की पावर एन है, एक्स की पावर एन का अगर अपन क्या करेंगे बेटा, अवकलन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, एन एक्स की पावर एन -1 मिलेगा। 4 फॉर्मूले, आज की कहानी, ये वाला वीडियो यहीं पे आज का जो ये वीडियो है ना, वह इसी चीज के ऊपर 4 फॉर्मूले के ऊपर रोकते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, तुम लोगों को घर से करने के लिए सवाल दे देता हूं, तुम लोग इनका अवकलन करना। देखो ठीक है ना, एक प्रकार से HW है, ठीक है ना, सीखना, इसको करने की कोशिश करना। अगर मैं यहां पे लिखूं बेटा कि डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, यहां पर लिखा है 5x की पावर 3, इसका करना है आपको। डी बाई डी एक्स, और यहां पे लिखा बेटा x की पावर मैंने 7 लिख दी। डी बाई डी एक्स मैंने यहां पे लिख दिया बेटा x की पावर, यहां पे लिखा 8, x की पावर मैंने 9 लिख दी। उसके बाद में डी बाई डी एक्स यहां पे लिख दिया बच्चों मैंने 9, और x की पावर मैंने यहां पे लिख दिया 3। डी अपॉन डी एक्स लिख दिया, यहां पे लिख दिया मैंने 100, और यहां पर x की पावर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये वाली सवाल आपको करके लानी है। और अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो समझ में आया तो आप इस VCI कोटा गुरु यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को भेजो, और ये उन दोस्तों को तो जरूर भेज देना जो बिल्कुल डामाडोल कंडीशन में रहते हैं, बहुत ही अपने आप को ना, वैसे तो साइंस लेने वाले बच्चे कमजोर होते नहीं है, लेकिन देखो क्या होता है कि हर बच्चे की सीखने की जो कैपेसिटी होती है अलग अलग होती है। किसी बच्चे को जल्दी चीजें समझ में आती है, किसी बच्चे को थोड़ा लेट समझ में आता है, ठीक है ना।
और जो हमारी क्लास चलेगी ये, ठीक है ना, ये क्लास इस वाली क्लास के अंदर, ठीक है ना, पूरा जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स है, पूरी फंडामेंटल मैथमेटिक्स को सिखा दी जाएगी। और 1 जुलाई से आप लोगों का 11th फिजिक्स का बैच स्टार्ट हो रहा है, इसी वाले चैनल पे स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना, 1 रुपया नहीं लगेगा, केवल ईमानदारी से, ठीक है ना, आप लोगों को चैनल के में आना है, सब्सक्राइब करो और कंटिन्यू वीडियो लेते रहेंगे। और कंटिन्यू वीडियो को आप लोग पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप मतलब फर्स्ट वाला वीडियो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर इस तरीके से देखते रहो, ठीक है ना। अपनी गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे एक दूसरे में इस वाले यूट्यूब चैनल को फैला दो, ठीक है ना। और जो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मिलेगी, जो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। ऐसा नहीं है कि इस वाले चैनल पे आप लोगों को केवल फिजिक्स के लेक्चर मिलेंगे, इसमें आप लोग केमिस्ट्री के भी मिलेंगे, बायोलॉजी के जो हमारे केशव सर है, कंटिन्यू क्लास चल रही है उनकी, ठीक है ना, रोज वीडियो आती है उनके। उसके बाद में केमिस्ट्री वाले सर है, उनके भी कंटिन्यू काम चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है ना। और उनके भी वीडियो जब डलेंगे, अभी 1-2 दिन से स्टार्ट होने वाले, कंटिन्यू वीडियो डलेंगे। इसलिए आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि ये यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भेजो, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है ना। ओके बच्चों।